Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have already discussed resonance, hydrogen bonding, and today we will discuss a new topic, that is the बॉन्ड पैरामीटर्स। यानी आज की क्लास में हम लोगों को बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स से। तो बॉन्ड पैरामीटर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि व्हाट आर बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स होते क्या हैं? तो बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब होता है कि बॉन्ड्स के वो टर्म्स जो बॉन्ड्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी वो कंडीशंस, वो पैटर्न, वो टर्म्स जो बॉन्ड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं, बॉन्ड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बॉन्ड पैरामीटर्स बोला जाता है। या हम कहें कि वो टर्म्स जिनके थ्रू हम बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली बॉन्ड पैरामीटर्स हमारे पास चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। फर्स्ट पैरामीटर होता है बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड को किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है स्टूडेंट? बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकंड पैरामीटर जो हम लोग देखेंगे बॉन्ड के केस में, तो वो होगा बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड को उसकी लेंथ के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड पैरामीटर जो होता है हमारे पास वो होता है बॉन्ड एनर्जी। और लास्ट वन जो हमारे पास होता है फोर्थ पैरामीटर, वो होता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो इस तरीके से ये चार पैरामीटर्स, ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बनने वाले बॉन्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उस बॉन्ड का नेचर भी बहुत बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बॉन्ड पैरामीटर्स का मैंने ऑर्डर लिखा है, कि सबसे पहले मैंने बॉन्ड ऑर्डर को लिखा है, फिर बॉन्ड लेंथ को लिखा है, फिर बॉन्ड एनर्जी को लिखा है और उसके बाद बॉन्ड एंगल को लिखा है। तो ऐसा क्यों? तो बॉन्ड लेंथ को लिखने का रीज़न या बॉन्ड ऑर्डर को लिखने का रीज़न इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है? तो इसी ऑर्डर में रीज़न ये है कि अगर हमें बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करना है तो बॉन्ड एनर्जी किससे डिस्कस होगी? बॉन्ड लेंथ से। और बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करना है तो मुझे एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए, तभी मैं बहुत बेटर वे में बॉन्ड लेंथ को डिस्कस कर पाऊंगा। तो 1 बाय 1 ये ऑर्डर इस तरीके से है और 1 बाय 1 हम ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं और बॉन्ड ऑर्डर की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कवर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी जरा देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो हम कहेंगे इट इज़ द, ये हमने पहले भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी बॉन्ड ऑर्डर को थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहाँ ब्रीफ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अगर डेफिनेशन वाइज कहें तो इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A2, ठीक है, हाइपोथेटिकल मान लिया A2, और मैंने कहा कि ये जो A और A आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड थे और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी? 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी। 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी। हमें पता है कि जब भी दो एलिमेंट्स एक 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड क्या बनता है? एक सिंगल बॉन्ड बनता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड बना है, हमने क्या कहा है? इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को, नंबर को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, अगर इन दोनों एटम्स के बीच में केवल और केवल एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। सपोज करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल था, ठीक है, B2 था। सपोज करते हैं हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल था, B2 था, और B2 के बीच में दो B एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर डबल बॉन्ड बनता है और दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ कितने बॉन्ड बने हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इस B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। अब एक्चुअल में आप देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड कैसे कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, शेयरिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पेयर के बीच में, है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू। जरा देखें इस फॉर्मूले में कंडीशन रख के, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके लिए 2, और डिवाइड कर दूं अगर मैं 2 से तो 2 1 जा 2, तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, तो ये देखिए 1 आ गया। इस मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूं, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर दिए 4 और डिवाइडेड बाय कर दूं 2, तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2, तो आप देखिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 2। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है C2, मेरे पास स्टूडेंट कोई मॉलिक्यूल है C2 और वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, हमने कहा कि इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, ठीक है, तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बनने वाले बॉन्ड के नंबर होंगे 3, और 3 होंगे तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से अप्लाई करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आने वाला है 3, तो क्या ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो फार्मूला है ये हर मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं होगा, ये किस पर होगा, प्योर कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर, नॉर्मली कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन कोवलेंटली बॉन्डेड ना हो या बॉन्ड ऑर्डर और कैसे होगा तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है, और उसको कैसे निकालते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 करके निकालते हैं। इतनी बात जब हमें समझ में आ जाती है तो हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड ऑर्डर में कि बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कैसी है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यूज़ की बात करूं बॉन्ड ऑर्डर के केस में, तो यहाँ पर 2 तरीके की वैल्यूज़ मिलती हैं। एक होती है इंटीजर की फॉर्म में और दूसरी होती है फ्रैक्शनल। सेकंड वैल्यूज़ होती है फ्रैक्शनल। फॉर एग्जांपल इंटीजर का मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन, कुछ भी आएगा, ठीक है। वैसे तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं लेकिन फिर भी 1 2 3 यानी कोई भी इंटीजर होगा। लेकिन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर 1 पॉइंट यानी फ्रैक्शन का मतलब 4/3, ठीक है, 5/2, ठीक है, 6/4, इस तरीके से फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल भी होता है यानी पॉइंट्स में भी आ सकता है, 1.33, ठीक है, 1.5, 2.5, 3.5, इस तरीके से फ्रैक्शन में भी आता है। और फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर हमने कहाँ देखा था, आपने सीखा था अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT एनर्जी डायग्राम बना के आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है MOT वाला क्लास तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय मयंक नागपाल, तो आपको वो क्लास भी मिल जाएगी। वहाँ हम लोगों ने ये बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर भी देखे थे, हालांकि यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, कोई मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि हमने रेजोनेंस भी पढ़ के आए हैं, अभी लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था। अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो भी जनरली क्या आता है, फ्रैक्शनल ही होता है, यानी फ्रैक्शन में ही आता है। तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी आज हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। पहला कि ये इंटीजर भी आ सकते हैं और फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं, और दूसरा ये फ्रैक्शनल के साथ साथ ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब आप कहीं मॉलिक्यूल को देखकर बॉन्ड नहीं बता सकते कि ये रहा मॉलिक्यूल और ये रहे इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हमें फॉर्म दिखते तो है नहीं। तो ये एक्चुअल में कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली आप नहीं फाइंड कर सकते। इसके बाद बारी आती है कि हम बॉन्ड ऑर्डर को जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहा कि जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैंने कहा F2, तो हमें पता है F2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, F सिंगल बॉन्ड F, तो एक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। मैंने कहा O2, तो O2 में हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा 2। इसी तरीके से मैंने कहा N2, तो N2 में हमें पता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म होता है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो नॉर्मली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई H2 प्लस तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो H2 प्लस, N2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस, N2 माइनस, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में
MOT में डिस्कस किए थे कि कैसे निकालते हैं। हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक फार्मूला था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि कैसे ट्रिकी वे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में ऐसे मॉलिक्यूल्स का ट्रिकी वे में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। तो वहाँ मैंने ट्रिक भी सिखा रखी है। अगर आप ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बाय मयंक नागपाल, तो आपको वो ट्रिक भी मिल जाएगी। फॉर्मूले से करना है तो भी काम हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जनरली होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आता है। तो H2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 1/2। ये कैसे आया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आया और इस फॉर्मूले के हिसाब से आया, या हम ट्रिक के से भी देख सकते हैं। तो आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, फ्रैक्शन में भी आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आता है और एग्जैक्ट वैल्यूज़ में भी आता है। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ बॉन्ड ऑर्डर के। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बॉन्ड ऑर्डर का रहेगा कि जो मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं इसके यहाँ कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ तो मैं यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ He2+। अगर मैं He2+ की बात कर रहा हूँ तो He2+ में देखिए कितना क्या बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर में कितना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम। देखिए अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं हीलियम के तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर क्या आता है प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब यानी अगर He2 की बात करूँ तो हमने वहाँ प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हीलियम जो है वो क्या है, इनर्ट है। और अगर हीलियम इनर्ट है तो He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन He2+ का बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड करें तो क्या आता है, तो यहाँ आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है यहाँ ये भी क्या आता है, हाफ आता है। तो हाफ आता है तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर भी फ्रैक्शन में है। तो मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और उस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज हो और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो MOT के हिसाब से करेंगे, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पैटर्न एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले। मैं पूरा, थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो मैं यहाँ सारा ही कंसेप्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ों को रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ नए एग्जाम्पल से। और नए एग्जाम्पल्स का मतलब यानी मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर, देखा यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं 2, तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। यहाँ पर कितना बना है तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं सपोज करो आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए HCN में H और C के, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो कितना होगा वो चेक करते हैं। C और H के, सबसे पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए इसके स्ट्रक्चर। तो हम जब HCN के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो HCN ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ ये स्ट्रक्चर होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, वो है 3। बच्चों एक बार और बता दूं, पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कभी नहीं फाइंड होता, यानी कोई ऐसे मल्टी मॉलिक्यूल का जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर में हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम्स के बीच में निकाला जाता है। डेफिनेशन भी यही कहती है, ठीक है। तो HCN में यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैंने कहा कि मेरे पास CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। सपोज करते हैं ये मॉलिक्यूल हमने लिया, हमसे कहता है कि पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है तो कितना 1, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कितना 3 और यहाँ 1। तो इस तरीके से इजीली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड हो जाता है अगर नंबर ऑफ बॉन्ड या हमें स्ट्रक्चर बनानी आती है।
अब बारी आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से मैं अब आपको स्टार्ट कराता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलने, तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी हो। और लास्ट क्लास में अगर आपने रेजोनेंस नहीं देखा है स्टूडेंट, तो रेजोनेंस वाली क्लास लास्ट क्लास थी, आप टाइप कीजिए यूट्यूब पर रेजोनेंस बाय मयंक नागपाल या रेजोनेंस बाय इंस्पायर फॉर यू, तो आपको रेजोनेंस वाली क्लास भी आपको ईजिली मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो देखिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्बोनेट का मॉलिक्यूल देखा था और इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी। तो मैं यहाँ पर कार्बोनेट की अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर ये होती है और कार्बोनेट की स्ट्रक्चर ये होती है। तो रेजोनेंस देखें तो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकती है। कैसे होती है तो आप लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकती है। और मैंने वहाँ पर आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनानी सिखाई थी। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव दिखाएंगे, ये वाला भी पार्शियली नेगेटिव दिखाएंगे और ये ऑक्सीजन भी पार्शियली नेगेटिव दिखाएंगे और इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए दिखाएंगे। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई बताइए यहाँ पर बॉन्ड कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ 1 दिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन अभी तो ये 2 दिख रहा है, अगले मॉलिक्यूल में देखो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब कैसे, तो गड़बड़ हो जाती है। इन शॉर्ट हमें क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रेगुलर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे बॉन्ड ऑर्डर बताया जाए। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला, हम एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जिसको मैं ऊपर की ओर लिख देता हूँ। जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, total number of bond between 2 atoms upon total number of resonating structures, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, इन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, 2। इसके बीच में कितना बॉन्ड बना है, 1। यहाँ और यहाँ कितना बॉन्ड बना है, 2 एटम्स के बीच में 1। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर बॉन्ड हो गए, अपॉन क्या लिखा हमने, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप बताइए इस कार्बोनेट की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड तो अलग हो गई। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप 3 लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर, देखिए आप 4/3, और 4/3 का मतलब 1.33। तो क्या हुआ कि इस कार्बोनेट में हर एटम के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1.33। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसका देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, सपोज करते हैं कार्बोनेट तो हमने ले लिया, इस बार हम कौन सा ले रहे हैं, तो इस बार हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ NO2 नेगेटिव। अगर मैं NO2 नेगेटिव ले रहा हूँ तो NO2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और एक लोन पेयर, ये होती है। इसकी अगर मैं रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेटिंग में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ मूव हो जाएंगे। तो क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। अब अगर ये बन गया है, आप देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ मिल गई हैं। हाइब्रिड बना सकते हो आप हाइब्रिड, ठीक है। तो लीजिए हाइब्रिड भी बना देते हैं। क्या होगा कि यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव हो रहे होंगे। तो वो तो हाइब्रिड है। रेजोनेंस कितनी मिली है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मिली है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड, टोटल बॉन्ड 2 और यहाँ 1, 2 + 1 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2। तो क्या हुआ, 3/2 इज इक्वल टू हो गया 1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का
NO के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है 1.5। एक 1.5 का मतलब क्या है, एक बॉन्ड कंप्लीट फॉर्म हो चुका है और हाफ बॉन्ड अभी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से NO2 नेगेटिव का हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल की बात करूं तो NO2 में के बाद हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं NO3 का, NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव में N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। ठीक है, NO3 एक नेगेटिव है तो एक। ठीक है, इस तरीके से NO3 की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर NO3 की स्ट्रक्चर ये है तो नेक्स्ट NO3 की स्ट्रक्चर क्या होगी, जो रेजोनेटिंग होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो O। ठीक है, और ये वाला भी O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से थर्ड स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी तो N। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस बार ऊपर कर देते हैं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये हो गया O नेगेटिव। ठीक है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। तो हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 + 1 + 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 1 2 3, तो हो गया 3। तो ये आया 4/3 और ये कितना हो जाएगा 1.3। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि कई बार आपको वो उसकी स्ट्रक्चर नहीं पता होती है और कई बार उसका फॉर्मूला भी नहीं पता होता है। तो कई बार ये नीट में भी पूछा गया है, तो आपको हल्का सा बता देते हैं। अजाइड, ठीक है, अजाइड यानी N3 नेगेटिव, इसको अजाइड आयन बोलते हैं। पहली बात, अजाइड आयन सुना है, पहले नहीं सुना, सुना है या नहीं सुना, हो सकता है सुना हो। चलिए अजाइड आयन की बात करते हैं। तो इसकी जब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो N डबल बॉन्ड N 2 लोन पेयर्स यहाँ पर, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N 2 लोन पेयर्स यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव यहाँ होता है। तो ये होता है अजाइड का स्ट्रक्चर। लेकिन इस स्ट्रक्चर से रेजोनेंस शो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और एक लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर और N पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड N और यहाँ हो गया 2 लोन पेयर थे, यहाँ 3 लोन पेयर हो गए और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एक लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड N पर 2 लोन पेयर। ठीक है, और सारी सिचुएशन वही है, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो आप देखिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो जब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल रही हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 और यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है 2। तो आप देखिए 4/2 इज इक्वल टू कितना आया 2। क्यों कराया ये इसलिए कराया क्योंकि मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था। एकमात्र ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं आया है। तो होप सो आपको बॉन्ड ऑर्डर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट करके लिख लीजिए, कई बार बॉन्ड ऑर्डर, हालांकि ये बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम कह सकते हैं कि मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, more will be strength of the bond and also more will be more the bond, also more the bond length, the bond energy। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैं यहाँ क्यों लिखवाया, अभी आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी बॉन्ड ऑर्डर ही पढ़ा है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी नहीं पढ़ा है। जब वो आ जाएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल केवल आप इसे कहीं नोट करके लिख लें और इसे अप्लाई करेंगे इससे आगे। तो आप इसको देखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम अगला क्या करने वाले हैं, बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप इसको, अभी हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होता है।
ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है, किन पैरामीटर्स पर बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करते हैं। और आप देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के बाद सेकंड पैरामीटर जो है हमारा वो होगा बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन को कवर करते हैं, उसके बाद बॉन्ड लेंथ के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन कहें तो हम कहते हैं इट इज़ द average distance between the two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो भी एवरेज डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है स्टूडेंट, वही कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ कि मैंने एक Cl2 का मॉलिक्यूल लिया, तो हमें पता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा। और कैसे, क्लोरीन का एक एटम क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हुआ होगा, म्यूचुअल शेयरिंग हुई होगी। और ये क्लोरीन का सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, तो दोनों की न्यूक्लियस की डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये ही क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ। ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। अब बॉन्ड लेंथ इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और बताता हूँ कि बॉन्ड लेंथ को और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैंने कहा कि अगर मैं HCl का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो हमें पता है कि HCl के मॉलिक्यूल में भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटम कुछ छोटा होगा, क्योंकि कैटायन हमेशा छोटा होता है। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन का ये एटम है, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, तो क्लोरीन में इस तरीके से ओवरलैप हुआ होगा एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। क्लोरीन कुछ इस तरीके से गोला नहीं बन रहा है ना, रोटेट नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, तो ये होगा। अब इन दोनों का न्यूक्लियस का जो भी डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। इसी डिस्टेंस को बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, अब एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाइड्रोजन के एटम की क्या है, रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये क्लोरीन के एटम की रेडियस है, ये क्लोरीन के एटम की रेडियस है। और इसके दोनों की रेडियस के सम को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन और रेडियस ऑफ Cl। तो इस तरीके से भी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। दो एटम्स के बीच की एक एवरेज डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। क्लियर होता है। अब जब बॉन्ड लेंथ क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, तो अब बॉन्ड लेंथ पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या किन किन कंडीशंस में क्वेश्चन बनते हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट बात कि बॉन्ड लेंथ जो है, क्या ये बॉन्ड लेंथ इजीली फाइंड की जा सकती है, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो नहीं, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। ये क्या है, ये एक इसको जो करा जाता है ये केमिस्ट्री की बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच में इसको फाइंड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में इनकी स्टडी करेंगे। और या फिर एक हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में के थ्रू हम इसको बॉन्ड, इस पैरामीटर को फाइंड करते हैं। तो हमें तो जो डाटा मिलता है वो फिक्स मिलता है, ठीक है। अब बारी आती है, जब ये हमें पता लग गया तो सबसे पहले नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ मीन्स बॉन्ड लेंथ को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ में सबसे पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, अगर मैं साइज ऑफ एटम की बात करता हूं स्टूडेंट, तो साइज ऑफ एटम और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो हम कहेंगे कि साइज ऑफ एटम और बॉन्ड लेंथ आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मीन्स यहाँ पर एक इन दोनों में रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एटम का साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या बता रहा है कि अगर एटम का साइज बड़ा है यानी बड़ा एटम है तो बॉन्ड की लेंथ भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो जैसे हमसे कहता है कि हमारे पास वी आर हैविंग HCl, HBr, HF एंड HI, अरेंज दैम in increasing order of their bond length। bond length के हिसाब से
इनको अरेंज कीजिए, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का साइज़ तो सब में कॉमन है, हाइड्रोजन तो यहाँ सब में कॉमन है, तो जितना साइज़ यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा और उतना ही वहाँ होगा, तो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। डिपेंडेंसी है इन हैलोजन्स पर। अब हमें पता है कि ग्रुप में, क्योंकि ये हैलोजन्स एक ग्रुप के हैं और हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरीके से प्रेजेंट हैं, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है। और हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज। जब एटम का साइज़ इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि आयोडीन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl और F क्या होगा, सबसे छोटा। यानी ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। हाइड्रोजन यहाँ कॉमन है तो सबसे बड़ा एटम कौन है, H के बाद I, तो ये मीन्स HI का साइज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। और हमने क्या कहा, साइज़ ऑफ एटम अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, तो HI का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उसके बाद HBr की होगी, उसके बाद HCl की होगी और उसके बाद HF की होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं बॉन्ड ऑर्डर पर जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन साइज़ पर, उसके बाद सेकंड फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं साइज़ वाले फैक्टर डिस्कस कर रहा हूँ सारे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने कुछ और फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमसे कहता है NH3, ASH3, ठीक है, SbH3 और PH3, इनमें बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसका एटम का साइज़ ज़्यादा होगा। तो आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन, इस बार हाइड्रोजन कॉमन है, डिपेंडेंसी किन पे है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, Sb और फॉस्फोरस पर। और हमें पता है ये सारे भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb। मीन्स ऊपर से चलते हुए एटम का साइज़ बढ़ता है तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, Sb का। तो सबसे बड़ा अगर Sb का होगा तो उससे छोटा किसका होगा, ASH3 होगा, इससे छोटा कौन होगा, PH3 होगा और सबसे छोटा कौन होगा, NH3 होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमसे कहता है CH4, NH3, ठीक है, HF, H2O। बताइए इनमें साइज़ किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, साइज़ पर। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो फिर यहाँ कॉमन है, सब में ही हाइड्रोजन है। अब डिपेंडेंसी किस पे है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन पर, यही डिफरेंट दिख रहे हैं। अब देखें तो ये इस बार ग्रुप का पैटर्न नहीं है, ये पीरियड का पैटर्न है, यानी लेफ्ट टू राइट चेक करना है। इस बार हमें लेफ्ट टू राइट चेक करना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। और हमने पढ़ा है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज़ डिक्रीज होता है। अगर यहाँ एटम का साइज़ डिक्रीज होता है तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, और फ्लोरीन का साइज़ अगर छोटा होगा तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सबसे कम। तो सबसे कम होगी तो HF सबसे कम, उसके बाद ऑक्सीजन वाला यानी H2O की उससे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन वाला यानी NH3 की बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, CH4 की। तो ये हम लेफ़्ट टू राइट भी एक पीरियड में चेक कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको कराऊं तो मैं क्या और कौन से एग्जाम्पल करा सकता हूं। जैसे आपसे कहता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के बीच में बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, ये भी लेफ़्ट टू राइट का केस है। लेफ़्ट टू राइट का केस है तो हमें पता है राइट में जाएंगे तो एटम का साइज छोटा, छोटा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होगी, उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की होगी। तो इस तरीके से साइज ऑफ एटम कैसे बॉन्ड लेंथ डिसाइड करता है ये हमने देखा। सेकंड पैरामीटर बात करें, सेकंड पैरामीटर यानी बॉन्ड लेंथ का जो सेकंड फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ही लेंगे जो अभी पढ़ा है हमने। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है या कैसे फाइंड करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चों, यानी हम ये कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर के, यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूँ। जैसे आपसे कहता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक एग्जाम्पल आपको देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और एक एग्जाम्पल आपको देता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमसे कहता है कि बताइए भाई बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 नंबर ऑफ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है कार्बन कार्बन के बीच में 3। और हमने कहा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ सबसे कम होगी, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इस मॉलिक्यूल की, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये रिलेशन होता है। और बॉन्ड ऑर्डर पर अगर हम कुछ क्वेश्चन करें तो कैसे, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपसे कहता है O2 एंड O3 में बताइए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा या किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो चलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या बॉन्ड लेंथ कम होगी, बताइए। बॉन्ड लेंथ पूछता है, ठीक है। अब हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ किससे डिफाइन हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से भी डिफाइन होती है। जरा देखें O2 के मॉलिक्यूल को, तो O2 का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। O3 के मॉलिक्यूल में, ओजोन के मॉलिक्यूल में कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर साफ दिख रहा है, कितना है 2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको पता है। इसकी रेजोनेटिंग क्या बनेगी, तो इसकी रेजोनेटिंग ये बनेगी, ठीक है। तो अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे की, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2 2 और 1 3, नंबर ऑफ बॉन्ड तो हो गए 3, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है 2। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले या पीछे, तो 3/2 यानी 1.5। तो ओजोन का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1.5, और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। और हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो इन दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कम किसका है, O3 का। तो हम कहेंगे कि O3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है किससे, O2 से। तो बॉन्ड लेंथ कुछ ऐसे होगी, ठीक है। इन दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, O3 की। होप आपको क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर के केस में कैसा क्या होता है। तो अगर कोई और एग्जांपल ले लें, तो सपोज कर रहे हैं मैं आपको पास ले रहा हूँ, हम एग्जांपल ले रहे हैं CO2, CO3 और CO, और हमसे कहता है बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए किसका, बॉन्ड लेंथ का। अब बॉन्ड लेंथ के केस में हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ किससे, बॉन्ड ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड होती है। अब हमने देखा CO2 के मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो CO2 के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर तो हुआ 2। अभी CO3 के बॉन्ड ऑर्डर का कैसे निकाला था, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे तो निकाला था। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था याद है, 1.3। और CO के मॉलिक्यूल में देखूं तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अब हम केस लगा दो अपना कि मोर द बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका। उससे कम किसका है, इसका। सबसे कम किसका है, इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा ये ज़्यादा तो ये कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम CO की, उससे ज़्यादा किसकी, CO2 की। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी भाई, सबसे ज़्यादा होगी बच्चों CO3 2 नेगेटिव की। तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ भी फाइंड हो जाती है। एक आधा एग्जाम्पल और करा देते हैं आपको क्लियरिटी के लिए, बॉन्ड लेंथ पूरा हो जाएगा। फिर बॉन्ड लेंथ के लिए अगर मैं कहूँ कि हमें तो कहता है तो SO4 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव में देखें कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के लिए हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर से डिफाइन हो सकती है। तो ये क्या होगा, SO4 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो फिलहाल नहीं बना रहा हूँ मैं। S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और एक लोन पेयर भी बना देते हैं, चलिए कहीं, ठीक है। तो ये है SO3 की स्ट्रक्चर, और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। अब अगर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे, तो मैंने अभी निकालना सिखाया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा और यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.33। तो आप देखिए किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है इसका। और हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर, मैंने अभी यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ था, बॉन्ड और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, SO3 2 नेगेटिव की, किससे, SO4 2 नेगेटिव से। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये एक
सेकंड पैरामीटर था किसका, बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने का। बॉन्ड लेंथ के बाद यानी बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे कैसे डिफाइन किया ये हमने समझ लिया, बॉन्ड लेंथ के बेस पे हमने कैसे डिफाइन किया ये समझ लिया। और एक फैक्टर और है जिससे हम बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, वो है एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब कि जब हमें बॉन्ड लेंथ से भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें बॉन्ड ऑर्डर से भी कुछ नहीं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर से नहीं मिल पा रहा, साइज से नहीं पता कर पा रहे, तो हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब होता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर मीन्स हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर हाइब्रिडाइजेशन बाय मयंक नागपाल, तो आपको मिल जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और sp3, और हमने पढ़ा है कि s यहाँ पर कितना होगा, 50% s कैरेक्टर है, यहाँ पर 50% p कैरेक्टर है। यहाँ कितना है, तो यहाँ 33.3% s कैरेक्टर है और बचा हुआ p कैरेक्टर है, यहाँ पर कितना होता है 25%। ठीक है, अब मैं एक मॉलिक्यूल लूँ, जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे पता है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp आएगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा। कैसे आएगा तो आप टाइप कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, sp में। जब s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp में होता है तो यानी हमने कहा s कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, बॉन्ड लेंथ। जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा, sp में 50% s कैरेक्टर है, जिसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इस वाले मॉलिक्यूल की, उसके बाद इसकी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी। तो इस तरीके से भी बॉन्ड लेंथ डिसाइड होती है। तो अभी की क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया। नेक्स्ट 2 पैरामीटर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो होंगे हमारे पास बॉन्ड एंगल और एक होगा आपका बॉन्ड तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो इस तरीके से किसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा, इसका। तो अभी हमने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।